नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ अपने एक नए गेस्ट के साथ, जिनका नाम है मोहित सूद। ये मेरे साथ कॉलीग हैं, ये लॉयर हैं, दिल्ली में लॉयर हैं। और आज मैं इनसे इनके बारे में जानूंगा और आपको भी इंट्रोड्यूस करूंगा इनके बारे में। मोहित जी, वेलकम टू माय शो एक्सप्लोरेशन विद कपिल चावला। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप मेरे गेस्ट के साथ। थोड़ा बताइए अपने बारे में। मैं आपकी ऑडियंस को नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, गुड इवनिंग बोलता हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ जो दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है दिल्ली की, वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। और जो सोशल कॉज होता है या जो भी ऐसे कॉज होते हैं जो हमारी लीगल सर्टेनिटी को इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में बोलता लिखता और बात करता हूँ। इतना ही मेरा इंट्रोडक्शन। मैं इनके बारे में और थोड़ा सा जानता हूँ तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये राइटर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल्स लिखते हैं। इन्होंने काफी आर्टिकल्स भी लिखे हैं और ही टेक्स अप दीज इश्यूज रिगार्डिंग जुडिशरी, रिगार्डिंग लॉयर्स। तो ये काफी आगे रहते हैं इन सब चीजों में। सर, आप ये बताइए, थोड़ा आपके बारे में और जानना चाहता हूँ कि आपका थोड़ा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। कहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी, कहाँ से आपने लॉ करी? दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही लॉ की डिग्री भी ली है। और मैं दिल्ली बेस्ड ही हूँ। बचपन से ही दिल्ली में पले बड़े हैं और सब कुछ मतलब दिल्ली से ही किया है। चलो, वेरी गुड। मेरे जैसे ही हैं। मैं भी दिल्ली का ही पला बड़ा हूँ। थोड़ा एजुकेशन के लिए बाहर कभी गया, कभी जॉब के लिए गया, बट मोस्टली दिल्ली है। हाँ जी। तो दिल्ली में सर कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में राणा प्रताप बाग में रहता हूँ जी, यूनिवर्सिटी के पास है दिल्ली। अच्छा, हाँ, मेरे पड़ोसी हैं। मैं बीडी स्ट्रीट, तिमारपुर, आपने नाम सुना होगा। जानता हूँ, बनारसी दास स्टेट। हाँ, बनारसी दास स्टेट में रहता है। हाँ, बनारसी दास स्टेट जानता हूँ। तो सर, अच्छा, आगे जरा बढ़ते हैं आपकी जर्नी में। लाइक फिर प्रैक्टिस जो आपने शुरू की, वो कौन से ईयर में शुरू करी? कब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी। आज 25 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते। अरे वेरी गुड। तो हम हो रही हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है मैं और आप में। हाँ, बिल्कुल। और अच्छा, प्रैक्टिस में जैसे बहुत इश्यूज आते हैं, जैसे मैं भी समझता हूँ, और मेरे ऑडियंस, कई जो ऑडियंस है मेरे यंग फ्रेंड्स हैं जो अभी अभी प्रैक्टिस ज्वाइन करी है, जिन्होंने यहाँ 1-2 साल हो गया है। तो जो शुरू के दिन होते हैं प्रैक्टिस के, वो बड़े डिफिकल्ट से होते हैं। लाइक आई सपोज 3 या 4 साल पहले के बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ऑनेस्ट लॉयर के लिए तो इंटायर कैरियर ही उसका डिफिकल्ट होता है और बड़ा स्ट्रगलिंग होता है। क्योंकि अगर आप ऑनेस्टली प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हैं, ऑनेस्टली आप सब कुछ करना चाहते हैं, तो हमेशा इट्स अ टफ जॉब। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। फॉर द कॉज ऑफ योर क्लाइंट, फॉर द कॉज ऑफ लीगल सर्टेनिटी, यू हैव टू फाइट, कीप ऑन फाइटिंग ईच एंड एवरी टाइम। राइट। ऑनेस्टी, शायद हम वो जो लिखने के बाद, लाइक सत्यमेव जयते नोट पे लिखने के बाद, या वो जो एम्बलम में लिखने के बाद, उसके बाद हम भूल जाते हैं। उसके बाद उसका कोई रेलेवेंस नहीं है हमारी लाइफ। बेंच भूल जाती है, बार तो याद रखती है, क्योंकि बार के पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है ऑनेस्टी के सिवाय काम करने के। और वही चीजें आती हैं, वही चीजें हम लोगों को हार्म करती हैं कि जब किसी तरह से अप्रोच कर ली जाती है बेंच, तो वो बड़ा पिंच करता है कि फिर वो जस्टिस नहीं डिलीवर होती है, उसमें कुछ और डिलीवर होता है। और वही मेन कॉज है कि ये जो करप्शन इश्यू है, ये हम सब लॉयर्स को इफेक्ट करता ही करता है, लिटिगेंट्स को भी इफेक्ट करता है। क्योंकि अल्टीमेटली जस्टिस जो डिनाई होती है, वो इसी वजह से डिनाई होती है कि ऑनेस्टली बेंच अपना काम नहीं करती है। राइट। सर, हमारे साथ और लोगों ने भी ज्वाइन किया है, तो मैं उनका वेलकम करना चाहता हूँ। पूनम कौशिक जी भी हैं, वो देख रही है ये लाइव ब्रॉडकास्ट। उमेश बाबू चौरसिया भी हैं और चंदन घोष जी भी हैं। और मैं एक आपसे और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि
उनके यहाँ एक शेयर बटन होगा, तो वो शेयर कर दें इस ब्रॉडकास्ट को, ताकि ये ब्रॉडकास्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू अगेन फॉर द ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग। तो सर, आपकी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रैक्टिस के बारे में मैंने कहा कि पहले 3 साल उसमें हम सीखते नहीं है काफी कुछ, पहले 3 या 4 साल में लॉ में बहुत सीखते हैं, क्योंकि तो आप हाँ जी बोल रहे थे आप। मैं कह रहा हूँ कि इस प्रोफेशन में तो एवरीडे इज अ लर्निंग डे, क्योंकि आप एवरीडे लर्निंग डे, वो तो एवरीडे इज अ लर्निंग डे, क्योंकि आप जो लॉ होता है वो कीप ऑन चेंजिंग, वो रोज चेंज होता है, अमेंडमेंट आती हैं, नए नए लॉ सेटअप होते हैं, नई नई जजमेंट्स आती हैं, उसमें वो नई नई इंटरप्रिटेशंस देते हैं लॉ की। तो वो यू हैव टू हैव ब्रिज्ड विद ऑल टाइप ऑफ जजमेंट्स, ऑल टाइप ऑफ लॉ व्हिच इज अपब्रिंगिंग टाइम टू टाइम। तो अच्छा, आपकी कैसे रहे 3 साल, जो पहले 3 साल या 4 साल लॉ में कैसे रहे? मतलब आपकी फैमिली कोई लॉयर्स हैं या नहीं है? मतलब ये फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स होते हैं, उनके हमेशा हार्ड रहते हैं। सुविधा सिर्फ उन लोगों को होती है जो जिनकी सेकंड या थर्ड जनरेशन होती है प्रैक्टिस में। जो भी फर्स्ट जनरेशन के एडवोकेट्स आते हैं, उनके पहले 3, 4, 5 साल हमेशा हार्ड रहते हैं, क्योंकि उनको सेल्फ इस्टेब्लिश करना पड़ता है सब कुछ, फ्रॉम 0 to 110, जहां तक उनकी हिम्मत हो सके। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को हमेशा हाँ, ऐसा क्यों है कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, और वैसे भी हमारा क्यों है लॉयर्स के लिए और क्लाइंट्स के लिए जो लीगल सिस्टम ये है कि जहां तक जुडिशरी का सवाल है, वहां पर फेस वैल्यू बहुत काउंट करती है इंस्टेड ऑफ लॉ। वो लॉ को उतना बैक स्टेज पे डाल देते हैं और फेस वैल्यू पे जल्दी डिसीजन होते हैं। वो जल्दी बहुत कम कोशिश करते हैं जजेस की, जो न्यू लॉयर्स हैं उनको इनकरेज करें, जब कोशिश यही होती है कि उनको थोड़ा सा डिस्करेज किया जाए, उनको थोड़ा सा हैरेस किया जाए। और इसलिए हमेशा टाइम लगता है पिकअप करने में, क्योंकि जब आप शुरू में आते हैं तब आप लॉ की टेक्निकलिटीज को नहीं समझ पाते। आपने लॉ तो पढ़ा होता है, पर जो उसके साथ जो टेक्निकलिटीज अटैच होती हैं उसको समझने में टाइम लग जाता है। और जब तक आप उसको समझते हैं तब तक वो बेसिकली आप तभी समझते हैं जब आपको हैरेस किया जाता है जुडिशरी के द्वारा। आपके डिसीजंस जो होते हैं वो लॉ बेस्ड नहीं होते, बल्कि किसी उस पे बेस्ड होते हैं जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है जजेस का कई बार। ठीक, बिल्कुल सही, आपने बहुत इंसाइट दी, थैंक यू फॉर दिस इंसाइट। और थोड़ा अगर देखें, लाइक आपने लॉ ही क्यों चुना एज अ प्रोफेशन? व्हाट वाज द रीजन? पैशन था या कुछ कंपल्शन? व्हाट वाज द रीजन कि लॉ ही क्यों चुना? मैं हमेशा से जानना चाहता था कि हाउ इंडिया गवर्न्स, और लॉ से बेहतर कोई चीज नहीं है जो मुझे ये बता सके कि ये देश चलता कैसे है। जो हम पढ़ते हैं अपने स्कूल कॉलेजेस में या उनमें बुक्स में भी होता है, वहाँ पे हमें सिविक्स पढ़ाई जाती है या और चीजें पढ़ाई जाती हैं, वो इनकम्प्लीट है। उसमें एक सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन देके छोड़ दिया जाता है और वो हमें कहीं नहीं ले जाती। जब तक आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करते कि ये कैसे गवर्न करता है, ये सिस्टम कैसे चलता है, ये पुलिस सिस्टम कैसे चलता है, ये पूरी गवर्नेंस कैसे चलती है, और कोर्ट से ही हमें समझ आता है कि ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये गवर्न कैसे होता है। क्योंकि कोर्ट इज अ लिंचपिन ऑफ गवर्नेंस। सारी की सारी गवर्नेंस इसी के आसपास घूमती है, चाहे वो इसको इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो इसके थ्रू सिटीजन्स को हैरेस करती है। ओके, तो आप ये जानना चाहते थे कि कैसे हम गवर्न होते हैं एज इन कंट्री एज अ होल, तो भी आपने लॉयर ज्वाइन किया। तो मतलब अगर जैसे कोई एक नया स्टूडेंट है तो आप क्या रिकमेंड करोगे उसको, क्योंकि आपने बहुत इसका मतलब रिसर्च की होगी कि इंडिया कैसे गवर्न होता है। तो एक जो नया स्टूडेंट है उसको आप क्या रिकमेंड करोगे? तो क्या चीज पढ़े जिससे पता लगे कि इंडिया किस तरह गवर्न होता है, क्या लॉज हैं जो इंडिया को गवर्न करते हैं? बिकॉज इसमें हमारे कई जो मेरे ऑडियंस हैं वो नॉन लॉयर्स भी हैं, उसको ध्यान देखते हुए आप थोड़ा बताओ। देखिए, जो गवर्नेंस को समझने का तरीका है वो सबसे पहले तो लॉ आपको सिखाता है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड इन इफेक्टिव गवर्नेंस। उसके बाद आपको ये समझ आता है कि
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लूपहोल्स हैं उनका फायदा उठा के गवर्नेंस और जुडिशरी और जो पावरफुल लोग हैं वो कैसे पूरा सिस्टम मैनेज करते हैं। ये सारा का सारा खेल उन लूपहोल्स को फिलअप करने का और उनसे फायदा उठाने का खेल है। उससे आपको समझ आती है कि ये सारा का सारा सुपरफिशियल है, जस्टिस कहीं नहीं है। आम आदमी को जस्टिस नहीं मिलता क्योंकि जो एलीट क्लास है वो सब कुछ मैनेज करती है और वो इतना डीपली रूटेड है सिस्टम में कि आम आदमी को कोई जस्टिस नहीं देती कोर्ट। ये सिर्फ एक इल्यूजन है। जस्टिस इज अ इल्यूजन। एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में कई केसेस जीते हैं और मेरे क्लाइंट्स ने कई केसेस हारे हैं और मैं श्योरली कह सकता हूं कि मैंने जस्टिस कभी नहीं देखा। डिसीजन देखा, डिस्पोजल देखा, जस्टिस कभी नहीं हुआ किसी के साथ। चाहे मेरे क्लाइंट्स को रिलीफ भी मिला पर वो जस्टिस नहीं था। तो जो 25 साल का निचोड़ है वो ये कहता है कि जस्टिस जो है नहीं है, जजमेंट कैन बी देयर, डिस्पोजल होते हैं केसेस, डिसाइड होते हैं, फेवर में तो डिसाइड होते हैं, केस में डिसाइड होते हैं, पर जस्टिस नहीं मिलता लोगों को। मतलब इसमें डिजर्व करते हैं लोग, वो चीजें नहीं मिलती। क्या ऐसी कमी रह गई आपके हिसाब से कि लॉ है, बहुत अच्छा लॉ है जिसको हम बहुत ज्यादा हम बूस्ट करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में आई थिंक लॉज की कमी नहीं है। तो ऐसी क्या चीज है कम रह गई है जो जिस वजह से प्रॉपर लॉ जो है मतलब वो काम नहीं कर रहा है? ऐसा क्या कमी रह गई आपके हिसाब से? लॉ की ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लॉ तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लॉ बहुत अच्छे अच्छे लॉज हैं पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लॉ तो ये है कि कंज्यूमर कोर्ट में विद इन 3 months फैसला आना चाहिए, पर आज तक कोई केस 3 months में डिसाइड नहीं हुआ। लिंगर ऑन होते हैं केसेस। और ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एडवोकेट रिस्पॉन्सिबल है, बेंच भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है, वो भी लिंगर ऑन करती है लिटिगेशन को। जबकि जो केसेस 3 महीने में 6 महीने में डिसाइड हो जाने चाहिए उनको 3-3, 4-4, 5-5 साल तो आम बात है, कई बार 10-20 साल लग जाते हैं। और उसके बाद एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, वो बेसिक चीज है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जस्टिस जॉब बना के रख दिया इन जजेस ने। कोई भी रिट ऐसा वो 3 महीने में डिसाइड हो जानी चाहिए। मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ, 3 months में बता दीजिए हुआ या नहीं हुआ। उसको इतना लंबा खींचा जाता है, इतना लंबा खींचा जाता है और पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी लग जाती है और कोर्ट उनके साथ हैंड इन ग्लव होती है। मुझे इसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं जी, हम लिंगर ऑन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, सॉरी आप जो कुछ कह रहे थे वो कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं किसी अफसर के खिलाफ ये डालूं कि ये इलीगली इस पोस्ट पे बैठा हुआ है, रिट ऑफ क्यो वारंट तो डालूं, उसको देखने में दिल्ली हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कितना टाइम लगना चाहिए? महीना। ये इलीगली बैठा हुआ है या लीगली बैठा हुआ है, उसको इतना लिंगर ऑन करते हैं कि उसकी सुपरनेशन हो जाती है अफसर की, पर डिसीजन नहीं होता। उसके बाद कहते हैं कि आपकी रिट इन्फ्रक्चर्स हो गई। अगर मैं ये कहता हूं कि ये अफसर इलीगल तौर पे इस पोस्ट को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, उसको सोचने में कितना टाइम लगेगा दिल्ली हाई कोर्ट के जजों को? महज 1 month। वो पूछेंगे हाँ भाई कैसे इलीगल बैठा है जी, ये लॉ की वायलेशन है। हाँ भाई ये लॉ वायलेशन कर रहे हो, तो वो नहीं होता। उतना ड्रामा किया जाता है, वो उनसे रिप्लाई मांगा जाएगा, वो रिप्लाई 1-1 साल तक नहीं देगी गवर्नमेंट, उस पर कुछ एक्शन नहीं होगा, डेट्स पे डेट्स पड़ेंगी और उसके बाद कोशिश की जाती है कि इसको लिंगर ऑन करके इंस्ट्रक्शंस कर दिया जाए। ये होता है दिल्ली हाई कोर्ट में, एक्चुअल होता है ये। रिट ऑफ क्यो वारंटो बताओ, क्या उनसे पूछो जजेस से कि क्यों नहीं 2 महीने में डिसाइड करते रिट ऑफ क्यो वारंटो। अगर वो कह रहा है कि ये गलत आदमी गलत पोस्ट पे बैठा है, उसको सोचने में कितना टाइम है? लॉ देखो, रूल्स देखो, खत्म, डिसाइड कर दो। ये जानबूझ के लिंगर ऑन की जाती है जिससे जस्टिस ना मिले। अगर उसका इन्फ्लुएंस है उस अफसर का, डिसाइड होगा ही नहीं ये रिट, कभी लटकती रहेगी। इस तरह के कई सारे इश्यूज। अभी आप देखिए नजीब जो है, जो जेएनयू का स्टूडेंट है, कितने साल से गायब है, कितने महीने से गायब है, और उसके फेवर में रिट ऑफ हाबियस कॉर्पस पड़ी हुई है, लटक रही है। क्या डिसाइड हुआ? उसका पर्पस ही क्या रह गया? उसकी मदर ने अगर केस रिट डाली भी तो उसका पर्पस क्या रह गया? मिला ही नहीं। क्यों नहीं पुलिस अफसर को रिस्पॉन्सिबल करके
पनिशमेंट की जाती कि साहब आपने क्यों नहीं किया। तो इन सब रिट्स का सिर्फ कागजों में है, ये सिर्फ पेपर्स के अंदर है। रिट इतना आपको राइट्स है, इतना राइट्स है, एक्चुअल आपका राइट जो है जीरो है, अनलेस एंड अनटिल जज आपकी फेवर में चलने को तैयार हो तो। और जजेस आपने जो लास्ट में हाँ, जो आपने लास्ट में बोला कि जजेस आपके फेवर में चलने का, एक्चुअली मेरा मतलब तो मैं ये किसी के फेवर में को नहीं होना चाहिए जज को। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जज को सिर्फ लॉ के फेवर में होना चाहिए। जज को हमेशा लॉ के फेवर में होना चाहिए। जो पिटिशनर आता है जज उससे पहले दिन पूरी स्क्रूटनी कर ले कि भैया तू किस लॉ के बेस पे आया है, तू किस चीज के बेस पे आया है। खत्म। अगर उसका केस ही झूठा है तो उसी वक्त डिसमिस करके उसको बाहर कर दो, फिर उसको क्यों आप एंटरटेन करते हैं। और अगर उसका केस जेन्युइन है तो फिर उसको 3 महीने में जस्टिस देके अपने यहाँ से विदा करो। इसमें डिले का पर्पस कहाँ रह गया? जबकि दिल्ली हाईकोर्ट रूल्स में ही डिसाइड कीजिए, कौन सी 3 महीने में डिसाइड होती है। आज तक मैंने तो नहीं देखी कोई 3 महीने में डिसाइड होते हुए। हमने तो ऐसी ऐसी रिटें देखी है जिसमें जज ने कहा है कि रिट इज वेरी गुड, योर इशू इज वेरी गुड, बट वी आर गोइंग टू डिसमिस इट। ये लिखा है दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर्स में, लिखा है रिट इज वेरी गुड, योर इशू इज वेरी गुड, बट वी आर गोइंग टू डिसमिस इट। ये जस्टिस है क्या? हम इस टेक्निकल ग्राउंड पे आप डिसमिस कर रहे हैं और ये दिखते हैं कि जज बहुत अच्छी है, आपने इशू भी बहुत अच्छा उठाया है, पर हम इसको डिसमिस कर रहे हैं। आप बताइए कौन सुनवाई है? हम इतनी टेक्निकलिटीज में आप उसको डाल देते हैं, इतने टेक्निकलिटीज में डालते हैं कि जस्टिस मिल ही नहीं सकता। टेक्निकलिटीज किल जस्टिस। जितनी आप सब्सटेंशियल आप जस्टिस दीजिए ना उसको, अगर उसके फेवर में अगर सब्सटेंशियल लॉ है तो उसको जस्टिस दे दीजिए। पर सब्सटेंशियल लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑनेस्ट एफर्ट चाहिए, ऑनेस्ट कॉन्शियस चाहिए। ऑनेस्ट कॉन्शियस नहीं है जजों में। वो सब्सटेंशियल लॉ को बैक ट्रैक कर देते हैं और टेक्निकलिटीज में रिट को घुमा के खत्म कर देते हैं। करते रहिए जो करना है। सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो 90% तो केसेस एंटरटेन नहीं होते। आपका उनका लॉ बन गया, खत्म बात। जब तक आपके पास इन्फ्लुएंशियल लॉयर नहीं है सुप्रीम कोर्ट आपकी नहीं सुनता। अगर आपके पास इन्फ्लुएंशियल लॉयर है तभी सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनता है, नहीं तो हर एक को पता है सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता। तो 1 मिनट खत्म हो गया इस देश में। मैं वो देख पा रहा हूँ कि आपका जो एंग्विश है और पेन है, मैं ये देख पा रहा हूँ आपका एंग्विश और पेन। और आई थिंक जब आप जैसा सीजन्ड लॉयर ये पेन फील करता है तो इनका कितना पेन होता होगा आप समझ सकते हैं। और यही वजह है कि 90% जो लॉयर्स हैं वो बीमार हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है। वो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर जाता है। फिर हमें भी समझ आता है कि जस्टिस की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ऑनेस्ट एफर्ट्स करते हैं बेसिस में और उसके बाद आपको रिजल्ट आते हैं जीरो, तो आपका जो फेथ होता है वो इरोड हो जाता है, टोटली इरोड। ये हो क्या रहा है लोगों के साथ? बिल्कुल ठीक। आप जितना एफर्ट एक लॉयर लगाता है शायद वो क्लाइंट नहीं समझ पाता। और फिर लॉयर्स आते हैं पास में, कहते हैं हमारी जान पहचान है, आप बहुत सेटिंग करा दें। लॉयर्स कांटेक्ट करते हैं कि फलाने से हम करा देंगे, कांटेक्ट है, इतना लगेगा आपका। और अगर वो सब कुछ हो जाए तो जस्टिस तो आपके घर में बरस सकती है। तो फिर जस्टिस तो सिर्फ पैसे वाले के लिए हो गई। जिसके पास पैसा है, जो मैनेज कर सकता है, जो सेटिंग कर सकता है, उसको जस्टिस मिलेगा। जो नहीं कर सकता है वो सिर्फ धक्के खाता है, उसको कभी यहाँ नचाते हैं, कभी वहां नचाते हैं। उन्हें पता है सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ लिमिटेड लोगों को जस्टिस मिलता है जो इन्फ्लुएंशियल है, पैसे वाले हैं। आप किसी भी एडवोकेट, जो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, आप सीक्रेट इंटरव्यू करके देख लीजिए, हर एक एडवोकेट ये बोलेगा कि भैया बिना पैसे के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस लेने की जो ड्रीम भी देखता है वो बेवकूफ है। राइट। अभी किसी जज साहब ने ये लिखा भी था शायद कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कानून की तरफ देखना भी गुनाह है। हाँ, वो बीएन खरे का मैंने पोस्ट भी किया था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कानून की बात आप मत कीजिए, न्याय की बात एटलीस्ट आप मत कीजिए। आप कोर्ट में आइए, पैसे खर्च करिए और जस्टिस भूल जाइए इस देश में। तो और अगर आप बड़ा अजीब सा तो वो जस्टिस है भी नहीं, मैं तो मानता हूँ। बड़ा अजीब सा लगता है कि जो भगवान का मंदिर भी है 70 सालों से अटका पड़ा है कानून में भी। हाँ जी,
मैं कह रहा हूँ बड़ा अजीब सा लगता है कि भगवान का मंदिर भी हिंदुस्तान में 70 सालों से अटका पड़ा है लिटिगेशन। मंदिर में दलाल हैं और अंधे भक्त हैं। आप नहीं तो उसमें जुडिशरी जो हम फैसला करेंगे करती तो नहीं है ना। हाँ जी, जुडिशरी उसमें बात तो करती है कि हम फैसला करेंगे, लेकिन करता कुछ नहीं है ना कोई। नहीं, वो फैसला ऐसा करते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं आता। यही तो खेल है। हाँ। आपके हाथ में फैसला जरूर दे देंगे, पर जब आप उसको खोल के देखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलता। यू आर एम्प्टी हैंडेड। राइट। यू आर एम्प्टी हैंडेड। आपको अच्छा, लगेगा कि आपके हाथ में आपको आपका वकील बोलेगा आप केस जीत गए। आप कहोगे यार मुझे मिला क्या? जीरो, कुछ नहीं। आपको मिलता कुछ नहीं है। आप सिर्फ आपको जो कहते हैं, हम शब्द यूज नहीं कर सकते, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, अब उसको बेवकूफ बनाया जाता है। जस्टिस के नाम पे सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है यहाँ पे, और यही पेन करता है। मोहित जी, एक मैं थोड़ा सा टेक्निकल इशू, शायद मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है। मैं अपने यहाँ से ब्राउजर रिफ्रेश करूंगा तो जो हमारा ब्रॉडकास्ट है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, मतलब हार्डली अबाउट 30 सेकेंड। कोई दिक्कत हार्डली 30। आई एम बैक। तो आज हमारे साथ मिस्टर मोहित हैं, एडवोकेट मोहित सूद। ये दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं और सीजन लॉयर है। अबाउट 25 साल की इनकी स्टैंडिंग है बार में। तो इनसे डिस्कस कर रहे हैं जुडिशरी के बारे में। थोड़ा इनका इनपुट्स हम ले रहे हैं, कुछ जानेंगे इनके बारे में कि क्या इनकी राय है जुडिशरी के बारे में। मोहित जी, आई कैन सी पूनम जी इज ऑल्सो देयर, वो हैं, तो अगर वो परमिट करती है तो उनको भी ऑनलाइन कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। एक सेकंड में उनको भी कोशिश करता हूँ अगर आ जाए। पूनम मैम, आप अपना जो मैंने लिंक भेजा है उस पर क्लिक करो तो आप भी एंटर कर पाओगे। आपने मोहित जी, तो आपको तो पता लग गया कि थोड़ा टेक्निकल शुरू में इशू होता है, तो शी वुड टेक टाइम। हाँ, तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि जो जस्टिस है वो सिर्फ दिखावा ज्यादा है, हो कुछ नहीं रहा है। दिखावा ही है। हम अगर आप प्रिंसिपल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर आप एलीट क्लास के मेंबर नहीं है, तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल ठीक। ये काम तो बहुत कम जज हैं जो आपको एक्चुअल जस्टिस देना चाहते हैं। बिल्कुल सही सर। आई हैव बीन थ्रू दैट एंड आई कैन फील द हीट। आई कैन सी व्हाई most of the lawyers are suffering, why most of the clients are suffering on the hands of just few top elite people. I think ये country का issue ही ऐसा है कुछ। थोड़ा और आपका मैं बीच में आपसे भी और डिस्कस कर रहा था। आपका क्या एडवाइस है जो यंग लोग इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, क्योंकि वो 3 या 4 साल में ये सब चीजें देखने लगते हैं, उनको पता लगने लगता है कि ये सिस्टम कैसा चल रहा है। शुरू में तो बहुत, मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। अच्छे लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर अपनी सेटिंग बना ली है, वो बहुत अच्छा प्रॉस्पर कर रहे हैं। आपको अपना गॉडफादर चुनना पड़ेगा। अगर आपका गॉडफादर अच्छा है और आपकी अच्छी सेटिंग बन जाती है तो बहुत प्रॉस्पर करोगे, इसमें कोई दो है नहीं। पर अगर आप ये सोचो कि ऑनेस्टली और सिर्फ लॉ के बेस पे आप बहुत कुछ कर लोगे, ये एक इल्यूजन है, बहुत कम होता है। गुड, वी हैव पूनम मैम ऑल्सो, वो करेंगे हमारे को रूम में, तो लॉबी में आ गई है। मैं जरा एक, क्योंकि लॉयर्स ना वर्ड्स को कैच करते हैं, मैं जान के ये वर्ड
कैच कर रहा हूँ क्योंकि पूरे 3 साल की लॉ में ये LLB में ये वर्ड नहीं था, तो वो वर्ड यूज किया सेटिंग। तो ये सेटिंग जरा मुझे बताइए क्या मतलब होता है। देखिए सर, सेटिंग सबको पता है इस देश में, हर आदमी ये जानता है कि अगर आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो सबसे पहले आप ब्राइब का पैसा अलग करते हैं। अगर आपकी जेब में कंस्ट्रक्शन का पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपके पास ब्राइब का पैसा नहीं है तो आप कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू करते अपनी बिल्डिंग की। तो सबसे पहले अगर किसी का बजट 10 लाख का होता है तो पहले वो 2 लाख रुपए ब्राइब के अलग करता है कि भैया ये लोग, कोई पुलिस वाला आएगा, कोई MCD वाला आएगा, अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आपकी 10 लाख भी जीरो हो जाएंगे, आपकी जितनी बढ़िया बिल्डिंग हो किसी ना किसी बहाने से तोड़ दी जाएगी। वही लॉ का खेल है। अगर आपके पास सेटिंग का हिसाब किताब नहीं है तो जस्टिस तो इस देश में भूल जाइए। बिल्कुल सही, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। वी हैव पूनम मैम एज वेल। कोई आदमी मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं, कहते हैं जी हमने तो 2 लाख रुपए बचा लिया। मैंने कहा कैसे? कहते जी हमने 4 लाख रुपए रिश्वत का रखा हुआ था, हमारा तो 2 में ही काम हो गया। तो वो पहले इंतजाम करते हैं रिश्वत के पैसों का, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम इंतजाम करते हैं। क्योंकि अगर वो ये सोचे कि मैं बिना रिश्वत के मकान बना लूंगा तो दिल्ली में तो कोई नहीं बना सकता, वो टूट ही जाएगा। लॉ के तहत उसको डेमोलिश कर दिया जाएगा, और वही हाल जस्टिस का। मैं तो सिंपल तरीके से समझाया तो जाट भाषा में, ये सेटिंग, जिसको ये सेटिंग आती है। बिल्कुल ठीक, यही चीज को मैं समझना चाह रहा था, और आई थिंक हमारे ऑडियंस भी ये चीज समझे। पूनम मैम, आप हमारे सुन पा रही है? सवाल ही पैदा नहीं होता इस देश में। हम बातें बड़ी करते हैं, हम राम की बात करते हैं, सब बातें करते हैं, हम मानते किसी को नहीं है। सही बात है। छोटा चना बाजे घना। हाँ, अरे भैया, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका सही मुहावरा ये है। दिखते जितने हाई कोर्ट है ना, वो अंदर से उतने ही लो है।